पिछले साल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 10 दिनों के अंदर 111 नवजात बच्चों की मौत हो गई। कारण किसी को नहीं पता, लेकिन फिर लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में इस पर स्टडी की गई तो हमने पाया कि कीटनाशक जो है वो काफी अधिक मात्रा में माँ के दूध में होते हैं। फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए हमारे किसान हर साल हजारों टन पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और आज ये हमारे भोजन, पानी और यहाँ तक कि हवा में भी शामिल हो चुके हैं। भारत में पेस्टिसाइड्स की समस्या और भी सीरियस है क्योंकि भारत हाईली हैजर्डस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाईली हैजर्डस पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जिनके बारे में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे WHO द्वारा बोला गया है कि उनका हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर होता है। भारत में इस्तेमाल होने वाले 59% पेस्टिसाइड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा वो एनवायरनमेंट में या दूसरे जीवों पर भी लंबे समय तक रह सकते हैं। इतना ही नहीं, पेस्टिसाइड्स के अलावा एक और दूसरा केमिकल है जो हमारे कृषि का हिस्सा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, जिन्हें जमीन की उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके भी कई तरह के हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो एग्जैक्टली कितनी खतरनाक है केमिकल फार्मिंग? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? पेस्टिसाइड हम हमारी धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। भारत में पेस्टिसाइड्स की शुरुआत 1940 के दशक में मलेरिया फैलने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए हुई थी। मलेरिया का फैलाव रोकने के लिए DDT इस्तेमाल किया गया और इसके बाद किसान इसे अपनी फसलों पर भी इस्तेमाल करने लगे। इसी के साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन फिर भी अगले 20 सालों तक भारत में अन्न की भारी कमी देखने को मिली और कई बार हमें दूसरे देशों से खाना इंपोर्ट भी करना पड़ा। ये बदलता है 1960 और 70 के दशक में, जब होती है हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत। ये एक ऐसा दौर था जिसमें भारत समेत दुनिया भर में पारंपरिक कृषि व्यवस्था को औद्योगिक रूप देने की कोशिश की जाती है। किसान आधुनिक तकनीकों, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और ट्रैक्टर्स का उपयोग करने लगते हैं। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल लगातार बढ़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से भारत का कृषि उत्पादन 3 गुना तक बढ़ गया। हम 3 गुना ज़्यादा फसल उगाने लगे। ये सब कुछ बहुत अच्छा था, पर इसमें एक गड़बड़ हो गई। 2007 आते आते भारत में पेस्टिसाइड्स की खपत 2 गुना बढ़ चुकी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में फूड सिक्योरिटी की एक बड़ी समस्या को तो खत्म कर दिया, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की नई समस्या खड़ी कर दी। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जो भोजन हम रोज खाते हैं उसमें से ज्यादातर में थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड जरूर होता है। भारत में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, उसमें चाहे फल हो, सब्जियां हो या आपके खाद्यान्न हो, सब में भारी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग होता है। इन खतरनाक केमिकल्स के हद से ज्यादा उपयोग के कारण ये हमारे भोजन का एक हिस्सा बन चुके हैं और ये हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले ही साल तमिलनाडु में फूड सेफ्टी टीम्स ने फलों, सब्जियों, चावल, गेहूं, दाल, फिश, मीट और एग्स वगैरह को टेस्ट किया और पाया कि उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा काफी ज्यादा थी और ये वो पेस्टिसाइड्स थे जो रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं। पर पेस्टिसाइड से सबसे ज्यादा खतरा उन्हें होता है जो इसके संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, हमारे किसान और खेत में काम करने वाले मजदूर। 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि दुनिया भर के 86 करोड़ मजदूरों में 44% हर साल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का शिकार होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कीटनाशकों के छिड़काव के वक्त किसान इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। स्किन से एब्सॉर्ब होता है, वैसे हम सांस लेते हैं तो इनहेल भी होता है ये, और आईज के म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा भी एब्सॉर्ब होता है। और बहुत सारे लोग देखो प्रिकॉशंस नहीं लेते कि हाथ वॉश करना, बॉडी को नहा लेना, वो उसी से कुछ खाना चाहते हैं, कुछ खाना खाते हैं, वही फिंगर्स को वो अपने आईज को लगाते हैं, तो इस तरह वो पॉइजन पूरा बॉडी में एब्सॉर्ब होकर फिर साइन सिम्टम उनको 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे लूज मोशन जैसे लग रहा है, मुझे गिडीनेस लग रहा है, मुझे उल्टी लग रही है। इसके बाद कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर पॉइजनिंग ज्यादा हुई तो हार्ट, लंग्स या किडनी के फेल होने से मौत भी हो सकती है। इस तरह की एक्यूट पॉइजनिंग से दुनिया भर में हर साल 11,000 लोगों की मौत होती है। पिछले कुछ दिनों में यवतमाल में 20 किसानों की मौत हो चुकी है। 700 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हैं। किसानों की मौत की वजह वो कीटनाशक रसायन है जिसको किसान अपनी फसलों पर छिड़क रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्यूट पॉइजनिंग की बात है। पेस्टिसाइड्स के ह्यूमन हेल्थ पर कई सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं। ग्लाइफोसेट, जो कि एक बहुत ही कॉमन पेस्टिसाइड है, उसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर ने 2015 में कार्सिनोजेनिक बताया है, मतलब उससे कैंसर होता है। इसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमंस में ये डीएनए को डैमेज कर सकता है
और आंखों के लिए भी ये खतरनाक है। लेकिन फिर भी 35 से ज़्यादा देशों में बैन होने के बाद भी भारत में इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। 2022 में सरकार ने इसके इस्तेमाल को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट किया है, पूरी तरह बैन नहीं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स को अस्थमा, एलर्जीज, ओबेसिटी, एंडोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर्स, मिसकैरेजेस और डिफॉर्मिटीज जैसी प्रॉब्लम्स के साथ भी जोड़ा गया है। पिछले 50 सालों में दुनिया भर में इंसेक्ट्स की संख्या में 75% की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण है खेती और उसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। पौधों के परागण यानी पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों का अहम योगदान होता है, पर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से मधुमक्खियां भी खत्म हो रही हैं, जिससे फसलों का सही से पॉलिनेशन नहीं हो पाता और फसल की उपज कम हो जाती है। एक समय पे बहुत सारी न्यूज़ हेडलाइंस ने क्लेम किया था कि अमेरिका में बादाम के कारण करोड़ों मधुमक्खियां मारी जा रही हैं और इसके कारण वहाँ मांस नहीं खाने वाले लोगों को ट्रोल किया जाने लगा कि देखो तुम मांस नहीं खाते पर बादाम तो खाते हो ना, तुम्हारे बादाम के कारण कितनी सारी मधुमक्खियां मर रही हैं। Do you realize that in California every year for 6 weeks they fly in billions of bees to create your almonds and avocados, and in that process several billion bees get murdered? ये मौतें वही हैं और ये बादाम के पेड़ों के कारण नहीं बल्कि वहाँ उपयोग किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स के कारण हो रही है। पेस्टिसाइड्स का सीधा असर तो जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों पर होता है, पर इनडायरेक्ट असर उनका पक्षियों पर भी होता है। यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस का अनुमान है कि सिर्फ यूएस में हर साल 7 करोड़ से ज्यादा पक्षी इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड्स के कारण मारे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली तो बात, पेस्टिसाइड्स के कारण उन पक्षियों का भोजन जो एक कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, तो उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो कीड़े जिंदा बच जाते हैं जब इनको वो पक्षी खाते हैं तो उनके शरीर में भी पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स इंसानों और जानवरों को सिर्फ खाने के माध्यम से नुकसान नहीं पहुंचाते, इनका हमारे पर्यावरण पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ये मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते हैं, खासतौर पे जब इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो। उदाहरण के लिए मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने में अर्थवर्म्स या केचुओं का इंपॉर्टेंट रोल होता है। केचुए मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को खाकर मिट्टी के न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल केचुओं के लिए भी अच्छा नहीं है। रिसर्च बताती है कि जहाँ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ केचुए अपने नॉर्मल वजन से आधे ही हो पाते हैं और वो अच्छे से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं, और फिर यही पेस्टिसाइड्स बहकर जल स्रोतों में चले जाते हैं और उनको भी पोल्यूट करते हैं। नदियों के सहारे ये समुद्रों तक पहुंच जाते हैं और शार्क्स, वेल्स, टर्टल्स और कई तरह के जानवरों की मौत का कारण बनते हैं, या फिर ये ज़मीन के अंदर रिस कर ग्राउंड वाटर तक भी पहुंच सकते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की एक स्टडी में पाया गया कि पेस्टिसाइड्स हर एक तरह के जल स्रोत में और 90% कुओं में मौजूद थे। यहाँ तक कि बारिश के पानी में भी पेस्टिसाइड्स के अंश पाए गए हैं। वहीं यूके गवर्नमेंट की स्टडीज में देखा गया कि नदियों और ग्राउंड वाटर के कुछ स्रोतों में पेस्टिसाइड्स की मात्रा सेफ लिमिट से भी ज़्यादा थी, यानी वहाँ पीने का पानी ही सेफ नहीं रह गया है। पेस्टिसाइड्स के अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे केमिकल्स हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के केस में भी कई सारी प्रॉब्लम्स पेस्टिसाइड्स वाली हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल को भी कैंसर जैसी बीमारियों से जोड़ा गया है। हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बढ़ते इस्तेमाल से हमारे अनाज पहले ही जहरीले हो चुके हैं, लेकिन अगर ये फर्टिलाइजर्स ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते तो साइंटिस्ट के अनुसार अगले 10-15 सालों में कैंसर के केसेस 50% से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पंजाब के मालवा रीजन में 80% ग्राउंड वाटर को पीने के लिए अनसेफ पाया गया है। ये पूरा इलाका नाइट्रेट पोल्यूशन से प्रभावित है, जिसके पीछे का कारण है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था ज़मीन की उपज को बढ़ाने के लिए, लेकिन यही केमिकल फर्टिलाइजर्स का नुकसान भी है कि ये लॉन्ग टर्म में ज़मीन की उपज को बढ़ाने की जगह और कम कर देता है। फिर किसान अगली बार और ज़्यादा और नए तरीके फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो इतना तो तय है कि खेती में केमिकल्स के इस्तेमाल से कई सारे और काफ़ी गंभीर नुकसान हैं, लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जो लोग इस इंडस्ट्रियल फार्मिंग का सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इसके अल्टरनेटिव्स जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, वो या तो बहुत महंगे हैं या उनमें ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है। इस एंगल से सोचा जाए तो ये ऑब्वियसली एक सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर और ज़्यादा ज़मीन का हमने इस्तेमाल किया तो और ज़्यादा जंगलों की कटाई होगी। रिसर्च भी बताती है कि कन्वेंशनल फार्मिंग में 10-20% ज़्यादा उपज हो सकती है, हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। पर अगर ऑर्गेनिक या नॉन केमिकल फार्मिंग के साथ एक सॉल्यूशन और जोड़ दिया जाए तो ये नॉन केमिकल फार्मिंग आसानी से हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। ये सॉल्यूशन है हमारी डाइट को बदलना। रिसर्च के अनुसार अगर लोग पूरी तरह वीगन डाइट पे शिफ्ट हो जाए
मतलब मांस, अंडे, दूध, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएं, तो 100% जनसंख्या के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक खेती से खाना उगाया जा सकता है बिना एक भी एक्स्ट्रा पेड़ काटे। जितनी ज़मीन अभी हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज़मीन में। वहीं अगर लोग सिर्फ वेजिटेरियन भी बन जाए तो भी 94% चांसेस है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से सबका काम हो जाएगा। पर अगर हम वेस्टर्न स्टाइल मीट हैवी डाइट अडॉप्ट करते हैं जिसमें खूब सारा मांस होता है तो सिर्फ 15% चांसेस बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वीगन या वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट होने से फूड वेस्टेज कम होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप सीधे सीधे प्लांट्स खाते हो तो बस प्लांट्स ही उगाना है, पर अगर आपको मांस या अंडे चाहिए तो पहले उस जानवर को खिलाने के लिए ढेर सारी खेती करना पड़ेगी, फिर उसे रखने के लिए जगह चाहिए और तब जाकर के आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो केमिकल फार्मिंग की गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए लोगों का एनिमल प्रोडक्ट्स को अपनी प्लेट से हटाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आखिरी में ये बात भी एकदम सही है कि कोई देश एकदम से नॉन केमिकल फार्मिंग पे शिफ्ट नहीं कर सकता। इस विषय में श्रीलंका का उदाहरण बहुत रेलेवेंट है। अप्रैल 2021 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बैन कर दिया और सभी किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने को बोल दिया और उसका ये रिजल्ट निकला। ध्यान देने वाली बात है कि जब ये डिसीजन लिया गया था तब श्रीलंका के 3% से भी कम फार्मलैंड पर ऑर्गेनिक खेती होती थी। सर्वेज बताते हैं कि श्रीलंका के अधिकतर किसान भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे, पर उनका कहना था कि उन्हें इसके लिए कम से कम साल भर चाहिए। चाइना में की गई एक 10 साल की स्टडी में 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को वाटर, सॉइल और फर्टिलाइजर्स मैनेज करना सिखाया गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी मक्का, गेहूं और चावल की उपज 11% बढ़ गई और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल 15 से 18% कम हो गया। इससे ये साफ होता है कि सॉल्यूशन निकाला तो जा ही सकता है। कुल मिलाकर फार्मिंग और हमारी डाइट दोनों का बदला जाना ज़रूरी है, इतना तो तय है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम ये चीज़ कितनी जल्दी और कितने अच्छे से ट्रांजिशन करते हैं। धन्यवाद।